नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज आपके लिए आधुनिक भारत का आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, जो एमए चतुर्थ सेमेस्टर के सेक्शन सी में आधुनिक भारत पेपर 6 के अंतर्गत का विषय है, जिसका टाइम पीरियड 1858 टू 1964 है। उस पर आधुनिक शिक्षा का विकास शीर्षक से एक व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आधुनिक शिक्षा के विकास की जब हम बात करते हैं, खास करके इस अवधि में 1858 से 1964 के बीच, तो अगर उसकी हम पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाएं तो हम देखें कि 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था और भारत का जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य, वो सीधे क्राउन के नियंत्रण में आ गया था। तो कंपनी शासन काल तक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा का प्रसार तो होना प्रारंभ हो चुका था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जोर शोर से प्रचारित हो रही थी, जिसमें ये कहा जाता था कि यूरोप के एक अच्छे साहित्य की एक अलमीरा पूरे भारत और अरब के साहित्य के महत्व के बराबर होती थी। और इस शिक्षा पद्धति से एक ऐसे वर्ग का जन्म होना निश्चित था जो रक्त से तो भारतीय हो, पर रीति रिवाज, सम्मति और बुद्धि से पूरे अंग्रेज हों। बहरहाल 1857 के आसपास वुड्स का जो डिस्पैच था, वुड जिसको हम वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक शिक्षा का दस्तावेज़ था। चार्ल्स वुड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा योजना बनाई गई थी, जिसमें 100 से अधिक अनुच्छेदों को शामिल किया गया था, जिसमें एक तरीके से वो बातें कही गई थी जिसने इस वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा घोषित कर दिया था। इसके प्रमुख प्रस्तावों में एक प्रस्ताव तो ये था कि भारतीय भाषाओं का ज्ञान अंग्रेजी भाषा से प्रदान किया जाए। शिक्षा को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाने का प्रस्ताव भी वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत दिया गया था। शिक्षा पर अनिवार्य कर लगाना और धार्मिक तटस्थता भी इस प्रस्ताव के अंग थे। प्रांतों में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाने की बात भी इसके अंतर्गत की गई थी। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होने पर उसके कंटेंट अंग्रेजी पुस्तकों से लिए जाने का प्रावधान किया गया था। मांग के आधार पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था का प्रस्ताव था। संस्कृत अरबी की शिक्षा के लिए जो संस्थान पहले से कार्यरत थे, उनको यथावत रखने का प्रस्ताव वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत किया गया था। और स्त्री शिक्षा जो बहुत कम थी उस समय, उसके भी विस्तार की व्यवस्था के बारे में बातें कही गई थी। एक और प्रस्ताव दिया गया था कि ग्रामीण स्तर पर जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो वर्नाक्यूलर स्कूल होंगे और जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव में व्यक्तिगत रूप से स्कूल और कॉलेज खोलने की सहमति पर जोर दिया गया था और इस व्यक्तिगत प्रयास में सरकारी स्तर पर अनुदान प्रदान किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके अलावा सामान्य क्षेत्रों के अलावा कानून की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा और एग्रीकल्चर शिक्षा के लिए संस्थाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था, जिसमें संचालक और इंस्पेक्टर्स होते थे जो सरकार को अपनी रिपोर्ट दिया करते थे। इसी तरह से प्रत्येक प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर खोले जाने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसकी
जिसके संविधान में एक वीसी और एक डिप्टी वीसी, सीनेट और उसके जो अधिसदस्य या मेंबर्स होते थे, उन्हें सरकार को मनोनयन का अधिकार दिया गया था। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी, जहां पर परीक्षा, उपाधियों का वितरण और प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित कार्य किए जाते थे। यानी इन विश्वविद्यालयों में फ़िलहाल अभी तक शिक्षण व्यवस्था किए जाने का प्रावधान नहीं था। अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी खोले गए और बेटन के प्रयास से महिला महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी और 1855 में लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद 1882 में वुड्स डिस्पैच के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक और कमीशन बैठाया गया, जिसमें W. हंटर की अध्यक्षता थी, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता था। और इसमें 20 मेंबर्स थे, जिसमें 8 इंडियंस थे। और इस कमीशन ने अपने 200 प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे थे, जिसमें से मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों को भारतीयों को हस्तांतरित कर दिए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा सरकारी अनुदान जो शिक्षा संस्थानों को प्राप्त होते थे उनके बारे में, और छात्रवृत्ति के नए नियम बनाने के बारे में, और अनिवार्य विषयों के अलावा अन्य वैकल्पिक विषयों के संधारण और चयन के बारे में, और साथ ही साथ विषयों के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के बारे में विभिन्न प्रस्ताव दिए गए थे। प्राइमरी स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार सरकार को शिक्षा माध्यम से दिया गया था। शिक्षा के स्वरूप को इस तरह से निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव था जिससे विद्यार्थियों का न केवल बौद्धिक विकास हो बल्कि शारीरिक विकास भी हो। प्रारंभिक शिक्षा पर इस कमीशन के प्रस्ताव पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी और प्रांतीय सरकार उसके लिए एक निश्चित बजट का प्रावधान करे, ऐसा प्रस्ताव दिया गया था। उपयोगी विषय और स्थानीय भाषा में शिक्षा की बात कही गई थी। माध्यमिक शिक्षा दो स्तर पर थी, दो तरह से थी। एक तो साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होती है, और दूसरी व्यावसायिक शिक्षा जो विद्यार्थियों को आगे चलकर व्यवहारिक जीवन के लिए बड़ी उपयोगी होती। स्त्री शिक्षा यद्यपि प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु उसकी जो अपर्याप्तता थी उस पर हंटर कमीशन ने दुख प्रकट किया था और प्रेसिडेंसी नगर व अन्य स्थानों पर स्त्री शिक्षा संस्थान खोले जाने की सिफारिश की थी। इन सब के परिणाम स्वरूप शिक्षा का विकास माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर हुआ और ऐसे विश्वविद्यालय भी खोले गए आगे चलकर, जहाँ पर न केवल इसके पहले की जो व्यवस्था थी जिसमें विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा लेने, उपाधियां बांटने और प्राध्यापकों की नियुक्ति करने तक का सीमित किया गया था, अब इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। जैसे पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में खोला गया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसी प्रावधान के अंतर्गत खोला गया था। कर्जन के समय में शिक्षा का काफ़ी अधिक विकास हुआ। 1902 में विश्वविद्यालय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया और संबद्ध महाविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। विद्यार्थियों के लिए आवास और कार्यदशा पर ध्यान देने की बात कही गई और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किए गए। कुल मिलाकर अब शिक्षा पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की बात कही गई थी और इसी आधार पर 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था वो पारित किया गया था। एक तरह से हम देखें तो जो कर्जन था वो विश्वविद्यालयों में जो एक तरह से संगठित राष्ट्रवाद के लिए जो माहौल बन रहा था, लोगों में जो
जागृतियाँ फैल रही थी, उसे रोकने के लिए उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो जो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम था, उस विश्वविद्यालय के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। जो मुख्य रूप से था, उसमें विश्वविद्यालयों की जो प्रबंध संस्थाएं थीं, उनके पुनर्गठन या पुनर्निर्माण पर जोर देने की बात कही गई थी। और विश्वविद्यालय की सीनेट में कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सदस्य रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और बाकी के 2 विश्वविद्यालयों के लिए 15 रखी गई थी। सिंडिकेट्स को कानूनी मान्यता दे दी गई थी और उसमें अध्यापकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। विभिन्न एफिलिएटेड कॉलेजेस में सरकार ने अपना नियंत्रण बनाए रखने का निश्चय किया था और इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार के हाथों में दिया गया था। लॉर्ड कर्जन ने जो विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार करवाया था, उसकी भारतीयों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी, कठोर उसकी आलोचना की गई थी, क्योंकि बहुत अधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित कर देने से जो विश्वविद्यालयों का जो ऑटोनॉमी नेचर होता है वो लगभग समाप्त ही हो गया था। और भारतीयों के इस विरोध का कर्जन ने कोई विशेष ध्यान उस पर नहीं दिया और अपनी उच्च शिक्षा संबंधी जो नीति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन उसने प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय सुधार ज़रूर किए। उसने प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए 2,30,000 पाउंड वार्षिक धनराशि स्थायी रूप से स्वीकृत कर दी थी। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही जमशेदजी टाटा ने भारी धनराशि उदारतापूर्वक द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलोर की स्थापना में व्यय किया था। इसके बाद 1906 में एक एक्ट के द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई थी। 1913 में भी एक सरकारी प्रस्ताव पास किया गया था, जिससे ढाका, अलीगढ़ और बनारस में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से रंगून, पटना और नागपुर में भी कॉलेजों को संयोजित करने वाले विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की बात कही गई थी। लेकिन इसी समय वैश्विक स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था और इस वजह से ये जो प्रस्ताव था वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो सका। लेकिन फिर भी 1916 और 1917 में बनारस और पटना विश्वविद्यालय आरंभ कर दिए गए थे। इसी समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इन्होंने उस शिक्षा समस्या के बारे में जानने के लिए कुछ सिफारिशें अध्ययन करने के बाद कुछ सिफारिशें सरकार को दी थी, जैसे इंटरमीडिएट की कक्षाएं माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को सौंप दिया जाए, विश्वविद्यालय पर बंगाल सरकार का नियंत्रण हो और इंटरमीडिएट के बाद जो डिग्री कोर्स होता है वो 3 वर्षों का रखा जाए। स्त्री शिक्षा के लिए एक पृथक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया गया और विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही औद्योगिक शिक्षा का प्रावधान किया गया और हाई स्कूल तक वर्नाक्यूलर शिक्षा पद्धति लागू रखने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं अब कि 1919 का एक्ट जो था और 1935 का जो एक्ट था उसमें शिक्षा के बारे में क्या बातें कही गई थी। तो जो मुख्य रूप से 1919 का जो एक्ट था उसमें भारतीय अधिनियम में जो शिक्षा विभाग भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिया गया था, जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। उच्च शिक्षा संबंधी सामान्य नीति का निर्धारण भारत सरकार के हाथ में रहा और 1919 ईस्वी के बाद प्रांतीय सरकारों ने शिक्षा संबंधी नए नए नियम बनाते हुए
म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों को अपने अपने क्षेत्र में निःशुल्क तथा प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया था। इसी तरह से 1935 के एक्ट के द्वारा भी शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया था और कुछ विश्वविद्यालय सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहे थे। 1937 में जो प्रांतीय स्वायत्तता के क्रियान्वयन की योजना लागू की गई थी, जिसके तहत विभिन्न प्रांतों में लोकप्रिय मंडलों का की स्थापना हुई थी और उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे, प्रशंसनीय कार्य किए थे। शिक्षा पहले की तरह से आर्थिक अभाव में नहीं जूझ रही थी, उन पर काफ़ी अधिक व्यय होने लगा था और अनेक विश्वविद्यालय इस अवधि में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन की बात भी बाद में आई थी, जिसका नाम नई तालीम भी था और इसके जन्मदाता जो थे वो बाबू महात्मा गांधी थे और उन्होंने 1937 में एक लेख लिखा था जिसमें शिक्षा का उद्देश्य जो था, जो उसके मुख्य सिद्धांत थे, उसमें स्वावलंबन पर जोर दिया गया था। यानी कि शिक्षा प्राप्त करते समय शिक्षा के साथ साथ द्रव्योपार्जन का कार्य भी चलना चाहिए, यानी लर्निंग और अर्निंग दोनों ही चीज़ें साथ में हो और इसके लिए बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों में बनाई हुई वस्तुओं के विक्रय के लिए सरकार को बाज़ार की व्यवस्था करना चाहिए। बेसिक शिक्षा को कार्यान्वित किया गया, आगे चलकर इसे 4 कैटेगरीज़ में बांटा गया, पूर्व बेसिक शिक्षा, उत्तर बेसिक शिक्षा और आगे बढ़कर एडल्ट एजुकेशन या वयस्क शिक्षा। तो इस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय सरकार थी बेसिक शिक्षा पर कोई बहुत अधिक तवज्जो नहीं दिया और इस तरह से वर्धा सेवाग्राम इस शिक्षा के प्रचार में विरत थी। इसको हम इसलिए वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं और इस शिक्षा योजना में, यानी वर्धा शिक्षा योजना में जो 1935 के एक्ट की पर प्रांतीय स्वायत्तता से हुई थी, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसे अंतिम रूप दिया था और हस्त उत्पादन कार्य से स्टूडेंट को और उनके शिक्षकों के वेतन का प्रबंध भी हो जाया करता था। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार और के कारण जो मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र हो गया था और इस वजह से इस योजना का कोई ख़ास क्रियान्वयन नहीं हो सका था। सर जॉन सार्जेंट ने भारत सरकार के जो शिक्षा सलाहकार थे, उन्होंने भी शिक्षा संबंधी एक योजना बनाई थी और उसमें कुछ प्रमुख सिफारिशें उन्होंने दी थी। एक तो ये कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। प्राइमरी शिक्षा के बाद केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को हाई स्कूल की शिक्षा दी जाए जो इस शिक्षा से लाभान्वित हो सकें और जो इस शिक्षा के योग्य हों। और इसी तरह से कॉलेजों में भी विद्यार्थियों के प्रवेश पर बहुत कड़े पाबंद लगाए गए थे। कॉलेज की शिक्षा को 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था और देश में एक जो नवयुवक आंदोलन चलाए जाने की बात कही गई थी, जिसका उद्देश्य नवयुवकों को चरित्र और शरीर निर्माण करके देश सेवा की शिक्षा दिए जाने की बात जिसमें कही गई थी। इसके अलावा सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 में हुई थी, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की थी और इसमें भारतीय शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी सर जॉन सार्जेंट ने उसके बारे में सुझाव दिए थे। तो ये जो सार्जेंट शिक्षा योजना थी, इसके बारे में हम प्रमुख बातें देख सकते हैं। वो बातें मुख्य रूप से अगर हम देखें उसके प्रस्तावों को,
तो सार्जेंट शिक्षा के अंतर्गत मुख्य बात ये थी कि भारत में जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय थे, उसे जिनमें कनिष्ठ और उच्च बेसिक विद्यालय थे, उन्हें स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा इस योजना में कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जूनियर स्कूल हों और इस आयु के सभी बच्चों को व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। और साथ ही जो 11 से 17 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे थे, उनके लिए सीनियर स्कूल हों, और सीनियर स्कूल भी 2 कैटेगरी में हों, साहित्यिक शिक्षा के लिए और प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए। तीसरे स्तर पर जो इंटरमीडिएट शिक्षा जो थी, उसे समाप्त करने की बात कही गई थी। सीनियर स्कूल की शिक्षा में 1 वर्ष की वृद्धि की जाए और इस 1 वर्ष की वृद्धि कॉलेज की शिक्षा में की जाए। तो इस तरह से सार्जेंट शिक्षा योजना के संबंध में ये प्रमुख बातें कही गई थी। 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने नवंबर 1948 में किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन थे। और उन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार देने के लिए ये नियुक्ति भारत सरकार ने किया था, जिन्होंने अपने कुछ सुझाव शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दिया था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा को 12 वर्ष की अवधि तक सीमित किया गया था और परीक्षा के दिनों को पृथक करके विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन शिक्षा कार्य होना चाहिए, ऐसा प्रस्तावित किया था। फिर उन दिनों को 3 सत्रों में विभाजित करने और प्रत्येक सत्र 11 सप्ताह बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। प्रशासकीय सेवाओं के लिए न्यूनतम स्नातक डिग्री अनिवार्य करने का सुझाव दिया था। उच्च शिक्षा की कई श्रेणियां बनाई गई थी, जैसे जनरल एजुकेशन या लिबरल एजुकेशन या ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। इस तरह से पहली बार शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था और उसके तहत एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, एजुकेशन, सभी तरह की शिक्षा के बारे में व्यापक महत्व दिए जाने का सुझाव दिया था। शिक्षा के स्तरीकरण के लिए भी प्रयास किए जाने का सुझाव दिया था और उसे समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लेने का सुझाव भी दिया था। और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन के लिए भी बड़ी सकारात्मक बात और सुझाव इसमें दी गई थी। और शिक्षा व्यवस्था की देखभाल के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव भी राधाकृष्णन आयोग ने 1948 में दिया था। और उसी रिपोर्ट के ही आधार पर आगे चलकर 1956 में यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी और संसद ने इसे अधिनियम के द्वारा एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी स्वायत्ततापूर्ण संस्था का रूप प्रदान किया था। अब जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा है इसी विश्वविद्यालय अनुदान के नियंत्रण और देखरेख में है। इस तरह से राधाकृष्णन आयोग में जो हमें आधुनिक शिक्षा का स्वरूप दिखाई देता है, उसकी शुरुआत हमको दिखाई देती है। इसके बाद 1952 और 53 में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया था। इसे मुदलियार आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं की जांच करके उसके पुनर्गठन और सुधार हेतु सुझाव देना था। इसने अपने कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा के नवीन उद्देश्य निर्धारित करने का जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो दिया था। छात्रों की जो अभिरुचियां थीं और अभिव्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए अनेक तरह के नए नए पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए भी सुझाव इस आयोग ने दिया था। और छात्रों को भविष्य में किस तरह के अपने व्यवसायों का परिमार्जन करना है, चयन करना है, उसकी सहायता देने के लिए उन्हें निर्देशन और परामर्श
सेवाओं को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। कृषि शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाने के संबंध में इस आयोग ने अपना समर्थन दिया था और साथ ही साथ टीचर्स और उनकी ट्रेनिंग और टीचर्स के स्टेटस में सुधार के लिए भी अधिक ध्यान देने की बात आयोग ने कही थी। इसके बाद 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग भारत सरकार ने, जो उस समय के यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष थे प्रोफेसर DM कोठारी, उनकी अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई थी, नियुक्ति की गई थी। इसमें 17 सदस्य थे, जिनमें 6 अन्य देशों के विशेषज्ञ थे और इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर अपनी राय देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो इसमें बात उभर कर सामने आई थी कोठारी शिक्षा आयोग में, उसकी जो मुख्य बातें थीं वो एक तो ये कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के साथ साथ सोशल सर्विस और जो कार्य अनुभव को अनिवार्य रूप से आरंभ किए जाने का सुझाव या अनुशंसा थी। देश के सभी भागों में 14 साल तक के बच्चों के लिए 7 वर्ष की शिक्षा 1995-96 तक कर लेने का आयोग ने सुझाव दिया था। इसके अलावा मॉरल एजुकेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को उत्पन्न करने के लिए महाविद्यालयीन स्तर पर शिक्षा के माध्यम से प्रयास किए जाने की बात कही गई थी। माध्यमिक शिक्षा को ही व्यावसायिक शिक्षा बना लेने का सुझाव दिया था और निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें, इस तरीके की अनुशंसा की गई थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना कोई नया विश्वविद्यालय न स्थापित किया जाए, इसकी संस्तुति की थी और पूर्व स्नातक स्तर के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिए जाने की बात कही गई थी। विद्यालयों और जो उच्च शिक्षा के प्राध्यापक थे कॉलेज के, उनके ट्रेनिंग और उनकी गुणवत्ता के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने की अनुशंसा भी उन्होंने की थी। इस तरह से हम देखते हैं कि 1854 से लेकर 1964 तक, अंतिम जो हमने देखा वहाँ तक, हर बार शिक्षा को विकसित करने के लिए, आधुनिक शिक्षा को विकसित करने के लिए अनेक सुझाव और अनेक अनुशंसाएं समितियों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से लगातार दिए गए। हालांकि इनमें से कार्यरूप में परिणित होने के लिए सारे सुझावों पर अमल नहीं हो सका, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत में नए शिक्षा के प्रचार प्रसार से नए तरह की प्रवृत्तियों का, नए तरह के कोर्सेस का और नए तरह के वातावरण का निर्माण हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। थैंक यू।